हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पार्ट 2 में। मैं बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले जितने सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं उन सबको आपको करा रहा हूं, ताकि आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटे ना। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 35 तक देख लिया था एक सेट। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से देखेंगे और इन सबको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 36 नंबर, रगड़ने पर आवेश का संरक्षण क्या होता है? बना रहता है या नष्ट हो जाता है या दोगुना होता है या आधा हो जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि आवेश के पास 4 गुण होते हैं। एक बार मेरे साथ दोहराइएगा। सबसे पहला योज्यता, यानी आवेश को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। दूसरा है क्वांटाइजेशन, यानी आवेश एक पैकेज के फॉर्म में रहता है, न कि कंटिन्यूअस होता है। अनकंटिन्यूअस होता है और क्वांटाइज होता है, ठीक। और तीसरा आवेश का संरक्षण, यानी आवेश संरक्षित होता है। आवेश न तो बन सकता है, ना ही ख़त्म हो सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। वो केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है, ठीक। चौथा है आवेश की निश्चरता, यानी आवेश गतिशील रहे, धरती पर रहे, आसमान में रहे या किसी भी वस्तु पर रहे, उसका मान हमेशा समान रहेगा, बदलेगा नहीं। तो आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। तो आवेश हमेशा क्या होगा? रगड़ने पर भी बना रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि कूलॉम का बल आकर्षक है तो बताइए कि आवेश क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था आकर्षक बल लगने के लिए जो आवेश होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आवेश असमान होना चाहिए, तभी जाके आकर्षक बल लगता है। समान आवेश के बीच में कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षक बल लगता है, ठीक है। या दोनों धनात्मक रहेंगे तब भी प्रतिकर्षक लगेगा, क्योंकि समान है। दोनों ऋणात्मक रहेगा तभी प्रतिकर्षक लगेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? असमान आवेश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, निर्वात में बल का मान माध्यम में बल की तुलना के क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे कम विद्युतशीलता निर्वात में होती है, ठीक है। और इससे जितनी गुना विद्युतशीलता अन्य माध्यमों को होती है उसको अपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। तो अन्य माध्यमों की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर होती है। एप्सिलॉन एम इससे इसको सूचित करते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, जबकि निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। निर्वात के लिए कितना होता है? एप्सिलॉन आर 1 होता है, ठीक है। तो सबसे अगर किसी भी अन्य माध्यम में अगर बल लगता है तो क्या लगेगा? हमेशा कम लगेगा, नहीं सॉरी, निर्वात में बल का मान माध्यम में हमेशा क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। निर्वात में, माध्यम में कम लगेगा, ठीक है। अगला सवाल, एप्सिलॉन नॉट किसका प्रतीक है? तो एप्सिलॉन, अभी मैंने आपको बताया निर्वात की विद्युतशीलता, मुक्त स्थान की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होती है। वहीं अगर एप्सिलॉन आर लिखा जाएगा तब किसकी प्रतीक होगा ये? तो ये अपेक्षिक विद्युतशीलता का है, या इसको हम लोग, चलिए चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है प्रतीक? बी होता है। नहीं, आवेश घनत्व का क्या होता है? आवेश घनत्व को हम लोग बहुत सारी चीज़ों से, जैसे लैम्डा हो गया, रो हो गया, ये रेखीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ऐसे ही रो हो गया। नहीं, आगे बल नियतांक, बल नियतांक को हम लोग के से दर्शाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻12 होता है। यह किसका वैल्यू है? तो यह के का मान है, बल नियतांक का। यह किसका मान है? यह आपका एक इलेक्ट्रॉन चार्ज का या मूलभूत आवेश का मान है। यह किसका मान है? तो यह ध्यान रखिएगा, हमेशा प्लांक कांस्टेंट का मान है, एच से सूचित करते हैं इसको, ठीक है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें बताए गए हैं जो इस वीडियो में भी लिंक है, ठीक है। खैर ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका एप्सिलॉन नॉट का मान है, यह जो है आपका बल नियतांक के का मान है, यह एक
इलेक्ट्रॉन पर चार्ज या एक प्रोटॉन पर चार्ज या मूलभूत आवेश का मान है, और यह जो है प्लांक नियतांक का मान है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आगे है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की घनता क्या बताती है? बल का मान बताती है? नहीं जी, बल का मान कैसे बता सकती है? क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र रेखा है तो विद्युत क्षेत्र के बारे में बताएगा। तो सबसे पहला क्षेत्र की तीव्रता बताती है? बताती है। आवेश का परिमाण बताती है? बताती है। क्यों? क्योंकि अगर आवेश ज़्यादा होगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा घनी होंगी, यानी डी नंबर हो जाएगा दोनों बी और सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हर एक सवाल को बड़ी सोच समझ के देखना है और ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। अगला सवाल है कि गाउस सतह की कुल फ्लक्स तभी शून्य होगा जब सतह के अंदर कोई आवेश न हो, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि गाउस नियम बोलता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू जो होना चाहिए अंदर वाला होना चाहिए भैया। अगर अंदर आवेश होगा ही नहीं तभी न जाके क्यू वैल्यू 0 होगा, तब न जाके टोटल फ्लक्स 0 आएगा। तो एक ही ऑप्शन है कि अगर सतह के अंदर आवेश नहीं है तभी जाके फ्लक्स 0 हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू हो तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, दो आवेश, अगर मान लीजिए एक आवेश प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, ये दोनों एक दूसरे के बहुत पास रखे हुए हैं, इनके बीच की दूरी बहुत कम है। मान लीजिए दूरी है डी, ठीक, और चार्ज है दोनों पर क्यू, तो एक चार्ज इंटू डी, इसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। इस संरचना को बोलते हैं द्विध्रुव। क्या बोलते हैं? द्विध्रुव। तो ये हो जाएगा द्विध्रुव। ठीक है, एकल आवेश अगर सिंगल चार्ज रहता तब एकल आवेश बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र किसके समानुपाती होता है? तो ध्यान रखिएगा, द्विध्रुव के अक्ष पर निकालिएगा तो विद्युत क्षेत्र आता है Kp अपॉन आर क्यू, सॉरी ये निरक्ष पर माइनस Kp अपॉन आर क्यू। अक्ष पर निकालिएगा, ये कहाँ आता है? निरक्ष पर। ठीक है, अक्ष पर निकालिएगा तो ये आता है 2Kp अपॉन आर क्यू, यानी दोनों कंडीशन में आप देख रहे हैं कि आर क्यू के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब है आंसर हो जाएगा ए 1 अपॉन आर क्यू के समानुपाती होता है। ठीक है, अगला सवाल 45 नंबर क्वेश्चन है, एक कूलॉम बल की दिशा क्या होती है? तो देखिए, बल जो है ना, बल कूलॉम बल की दिशा क्या होगी? हमेशा आपको मैंने बताया है कि दो चार्जों के बीच में जो फोर्स लगेंगे, ठीक है, दो चार्जों के बीच में जो फोर्स लगेंगे हमेशा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश वह बल लगता है। इसका मतलब है कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के साथ वह बल लगता है, लंबवत नहीं लगता है। ठीक है, अगला सवाल, बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र होता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है, एफ का वैल्यू डाल दीजिएगा तो ये आ जाएगा KQ बट्टा आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, E इज इक्वल टू KQ अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। फॉर्मूला रिवाइज हो रहा है, इसको कॉपी पर भी लिखते चलिएगा ताकि बार बार रिवीजन होता रहे। अगला सवाल है, यदि किसी बिंदु पर कई आवेश प्रभाव डाल रहे हों तो कुल विद्युत क्षेत्र ज्ञात होता है। कैसे होता है जी ज्ञात? कुल विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। तो विद्युत क्षेत्र मैंने आपको बताया है कि यह एक सदिश राशि है, बल जो है एक सदिश राशि है। ठीक है, तो इन सबको जब सदिश योग करेंगे तभी ना मिलेगा। इसी को तो अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं, सबको जोड़ करके निकालते हैं। और विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल सदिश राशि है तो इसलिए जोड़ के निकालें। वहीं अगर चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तो ये भी कौन सी राशि है? ये भी सदिश राशि है। ठीक, वहीं विभव पूछेगा, पोटेंशियल, अदिश राशि है। वहीं आपका धारिता पूछेगा, अदिश राशि है। चार्ज पूछेगा, अदिश राशि है। ठीक, आगे देखते हैं। विद्युत फ्लक्स शून्य कब होगा? जब आवेश सतह के भीतर होगा? नहीं जी, अगर आवेश सतह के भीतर होगा तो शून्य कैसे होगा? कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। कब होगा? जब आवेश सतह के बाहर होगा। ठीक, अगला सवाल 49 नंबर क्वेश्चन है, आवेश क्या हो सकता है? धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, जीरो हो सकता है या दोनों हो सकता है? तो मैंने आपको बताया था कि आवेश दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। और अगर किसी सतह पर दोनों समान मात्रा में उपस्थित है तो जीरो होता है। तो आवेश धनात्मक भी हो सकता है और
ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। कूलॉम का नियम सबसे पहले किसने दिया था? अब बताओ, गाउस का नियम सबसे पहले किसने दिया था? अरे जिसका नियम है वही ना देगा भाई, तो कूलॉम ने ही दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम पूछेगा, गुरुत्वाकर्षण, तो न्यूटन का नाम लीजिएगा। अगर मान लीजिए कणिका सिद्धांत पूछेगा तब भी न्यूटन का नाम लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, विद्युत द्विध्रुव के दो आवेशों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव के दो आवेश यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी जो है हमेशा आघूर्ण लंबाई या द्विध्रुव लंबाई कहलाती है। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए आघूर्ण लंबाई इसके बीच की दूरी d है और चार्ज है q, तो द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है q इंटू डी होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि अगर लंबाई जो है d है तो p इक्वल टू क्यू इंटू डी, और अगर लंबाई 12 दिया रहेगा तब हो जाएगा q इंटू 12। ध्यान रखिएगा, अगर लंबाई 12 दिया है तो q इंटू 12, अगर दूरी d दिया है तो d होगा। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 53 है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की एसआई इकाई कौन सी है? तो मैंने अभी बताया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P इक्वल टू क्यू इंटू डी। इसका मात्रक क्या होगा, चार्ज का कूलॉम, इसका मात्रक क्या होगा, डिस्टेंस का मीटर, तो क्या हो गया, कूलॉम मीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला सवाल देखिए, यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्या लगता है? तो जब भी किसी विद्युत द्विध्रुव को अगर विद्युत क्षेत्र में रखिएगा, यानी एगो प्लस क्यू है एगो माइनस क्यू है, अगर विद्युत क्षेत्र में रखिएगा तो क्या होगा, यह जो है ये द्विध्रुव है, अगर मान लीजिए इधर से कुछ विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इधर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब इसको हम रखते हैं तो होता क्या है, प्लस क्यू जो है अपना विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ लगाता है, तो यह देखिएगा हमेशा क्या होगा, यह आगे की तरफ लगेगा, यहाँ पर बल इधर की तरफ लगेगा, तो यह जो है एक तरह से देखिएगा तो घूर्णन करने लगेगा, यानी ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, तो इस पर क्या लग जाता है, बल आघूर्ण लग जाता है। बल आघूर्ण किसको बोलते हैं, वह बल जो घुमाने के लिए लगे उसको बल आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण किस पर निर्भर करता है? तो उस पर लगने वाला बल पर निर्भर करता है, बिल्कुल करेगा भाई, उस पर बल आघूर्ण लगता है, दोनों लगते हैं, कुछ नहीं लगता है, दोनों लगता है भाई, सॉरी दोनों लगता है। ठीक है, अगला सवाल, यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाए तो बल आघूर्ण क्या होगा? तो सबसे पहले आपको बल आघूर्ण यानी टाउ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, होता है P क्रॉस E। ठीक, क्रॉस का साइन हटाते हैं, साइन थीटा बैठाते हैं। अगर आप समांतर रखते हैं इसको और इसको तो ये थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा तो साइन थीटा भी 0 डिग्री हो जाए। अगर साइन थीटा 0 डिग्री हो गया मान, ठीक है, अगर मान लो साइन थीटा 0 डिग्री हो गया तो साइन थीटा 0 हो गया तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो आपका बल आघूर्ण आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव की संभावित ऊर्जा क्या होती है? तो जो संभावित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा आती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो होता है U इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। ठीक है, माइनस PE कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर बी। और अगर आवेश भी किसी समानुपाती रखा है तो वो हो जाता है PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, अगला सवाल, समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव का संतुलन कब होता है? तो ध्यान रखिएगा ये कब संतुलित अवस्था में रहता है, जब थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है तब। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो विद्युत द्विध्रुव की संभावित ऊर्जा क्या होती है? तो अगर थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, देखिए U होता है माइनस PE कॉस थीटा, नहीं, तो अगर थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो E हो गया 1, तो E हो गया माइनस PE। अब माइनस में मैक्सिमम वैल्यू आया तो न्यूनतम है ना है जी, माइनस में जितना बड़ा उतना न्यूनतम होता है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री रहेगा तो माइनस में आंसर आएगा जो कि सबसे न्यूनतम होता है। ठीक है, अगला सवाल,
अगर थीटा बराबर 180 डिग्री हो गया तब द्विध्रुव की संभावित ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो यू बराबर माइनस पी कॉस 180, 180 का वैल्यू -1, तो -1 आई माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाता है पी ई। ठीक है, तो पी ई प्लस में आ गया तो ये क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, शून्य कब आएगा? जब 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगला सवाल, यदि किसी वस्तु में आवेश का प्रवाह हो तो वह कहलाती है। तो जब किसी वस्तु से आवेश का प्रवाह हो जाए तो उसको चालक बोलते हैं, जब आवेश का प्रवाह न हो तो कुचालक बोलते हैं, और जब उसको ऊर्जा देने पर प्रवाह हो तो उसको अर्धचालक बोलते हैं, और जो आवेश के प्रवाह को रोकने का गुण प्रतिरोध करे उसको प्रतिरोधक बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल, जब किसी चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पृथ्वी से जोड़ने की प्रक्रिया को अर्थिंग बोलते हैं, ग्राउंडिंग बोलते हैं। ठीक है, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने की प्रक्रिया को विभवांतर बोलते हैं। एक आवेश से बिना उसके संपर्क के दूसरे में आवेश प्रेरित करने की प्रक्रिया को प्रेरण बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, धातुएं विद्युत चालक क्यों होती है? क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आवेश का वहन करते हैं। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछेगा कि मान लीजिए अपघटनी विलयन में क्यों होता है? क्योंकि उसमें आयन होता है। ठीक है, अगला सवाल, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण की स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है जी? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा पर करेगा, आवेश के चिन्ह पर बिल्कुल करेगा, स्थिति पर बिल्कुल करेगा, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा, एक समान रहेगा। ठीक है, कभी भी कहीं भी रखिए चेंज नहीं होगा, एक समान रहता है। ठीक है, अगला सवाल, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व अधिक होगा जहाँ पे क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखा घनी होती है वहाँ क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होती है। जहाँ क्षेत्र की तीव्रता कमज़ोर होगी वहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा दूरी पर होंगी। ठीक है, अगला सवाल, यदि किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़े तो नॉर्मल सी बात है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही ना फ्लक्स बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि क्षेत्र तीव्रता अधिक होगा तभी जाके फ्लक्स बढ़ेगा। ठीक है, अगला सवाल, यदि किसी चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? तो हमेशा सतह के लंबवत होती है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर सतह के समानांतर होगा तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा। अगला सवाल है, आवेश का परिमाण हमेशा होता है, आवेश का परिमाण जो है हमेशा असतत होता है और क्वांटाइज होता है। ठीक, पैकेज के फॉर्म में होता है, क्योंकि सतत होता है तो क्वांटाइज नहीं होता। चलिए, अगला सवाल है और आज का सबसे अंतिम सवाल है, कूलॉम बल किस प्रकार का बल है? ठीक है, मूलभूत बल है, संपर्क बल है, गुरुत्व बल है, चुंबकीय बल है। संपर्क बल तो नहीं है भाई, नहीं, गुरुत्व बल भी नहीं है, चुंबकीय बल नहीं है, कौन सा बल है? मूलभूत बल है। ध्यान रखिएगा, मूलभूत बलों की संख्या कितनी है? 4। सबसे पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा स्थिर विद्युत की बल जिसको कूलॉम बल बोलते हैं, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल और चौथा दुर्बल नाभिकीय बल। ये 4 प्रमुख मूलभूत बल हैं, इसके बारे में आप याद रखिएगा। बाकी आज के वीडियो में रहने देंगे बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी पढ़ाई हो सके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ।